आज की डेट में गूगल पर रैंक थर्ड में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड है बिटकॉइन या व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो आज हम इसी मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसे हम छूकर फील नहीं कर सकते। मतलब जैसे रुपया पैसा हाथ से टच करके हमें जो फील आता है या पता चलता है कि ये पैसा है, वो वाला फील क्रिप्टो करेंसी से नहीं आता, क्योंकि ये कंप्यूटर एल्गोरिदम से बनी है। मतलब ये कि ये एक डिजिटल करेंसी है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 2009 में बिटकॉइन के रूप में हुई थी और इसको बनाने वाले थे जापान के एक इंजीनियर मितोशी नाकामोटो। लेकिन देखा जाए तो आज पूरी दुनिया भर में कई तरह की क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, जैसे कि रेड कॉइन, सिया कॉइन, वैसे कॉइन, मोनेरो एटसेट्रा एटसेट्रा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना तो इसकी कोई गवर्नमेंट है और ना ही इसका कोई ओनर है। तो फिर ये काम कैसे करती है? ये बिटकॉइन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जो दुनिया का सबसे सेफ एंड टफेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसका आदान प्रदान P2P टेक्नोलॉजी से होता है और हर ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब एक ब्लॉक में होता है। और हर ब्लॉक को वेरीफाई करने का काम जो लोग करते हैं उन्हें माइनर्स कहते हैं। और हर 10 मिनट में एक ब्लॉक क्रिएट होता है। चूंकि अब हर लेन देन को वेरीफाई किया जाता है और नेटवर्क इसका पूरा रिकॉर्ड रखता है, तो ये जो रिकॉर्ड वेरीफाई होता है उसे भी हमारे जैसे ही इंडिविजुअल लोग ही करते हैं, जिनके पास सुपर कंप्यूटर जैसे पावरफुल कंप्यूटर सेटअप होता है। और जो भी लोग इसको पूरी तरह से सही वेरीफाई करते हैं उसे रिवॉर्ड के तौर पर बिटकॉइन दिया जाता है। तो क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो गाइस, जब सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी यानी एलन मस्क अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें इसके फ्यूचर का अंदाजा तो लगा ही लेना चाहिए कि ये कितना ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी बिटकॉइन या किसी क्रिप्टो करेंसी को बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सबसे बढ़िया ऐप अवेलेबल है जिसका नाम है कॉइनस्विच कुबेर। इस ऐप के थ्रू अब 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज इंक्लूडिंग बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। इसे यूज करना भी बहुत इजी है। आप एक क्लिक में बिटकॉइन खरीद सकते हैं, वो भी मिनिमम 100 रुपए तक की वैल्यू का। हालांकि बिटकॉइन की वैल्यू तो लाखों में है, बट इसका कुछ पोर्शन तो मिनिमम 100 रुपए का भी बाय किया ही जा सकता है। पर अब बात आती है कि ये ऐप ट्रस्टेड कितना है। तो दोस्तों, पिछले 6 महीने में इस ऐप के साथ लाख से भी ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ KYC करना जरूरी होता है, जो महज 5 मिनट में आसानी से हो जाता है। ये एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है और अगर आप iOS यूजर हैं तो इसका iOS भी रिसेंटली लॉन्च हो गया है। आप इनके ब्लॉग्स को पढ़कर भी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में काफी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करके साइन अप भी कर सकते हैं। और साइन अप करते ही आपको 50 रुपए की वैल्यू का बिटकॉइन भी मिल जाएगा। और अगर आप इस ऐप को अपने दोस्तों में शेयर करोगे तो भी आपको 50 रुपए की वैल्यू का बिटकॉइन मिलेगा और आप इसे बैंक में भी बहुत इजीली इंस्टेंट ही ट्रांसफर भी कर सकते हैं। खैर, ये तो रही हमारी 21वीं सदी और हमारे फ्यूचर करेंसी के बारे में बातें। लेकिन ये लेन देन की प्रक्रिया और पैसों का सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ, इसको अच्छे से जानने और समझने के लिए हमें जाना होगा आज से कई साल पीछे। दोस्तों, ये है हमारी दुनिया। ये इतनी अनोखी मानी जाती है कि इसके अलावा इस पूरी आकाश गंगा में इसके जैसा कोई और नहीं। ऐसा मानना है कि जहां कुदरत और किस्मत एक होते हैं वहीं जीवन पनपता है। ये धरती कुदरत और किस्मत का वो स्वीट स्पॉन है जहां करोड़ों साल पहले जीवन पनपा और लाखों साल पहले हम। स्क्रीन पर दिखाए गए अर्धनग्न अवस्था में घूमने वाले ये इंसान हमारे पूर्वज हैं। जी हाँ, जरा देखिए इन्हें। अब स्क्रीन की दूसरी तरफ देखिए। यस, ऑफ कोर्स ये हम है। बाईं तरफ के इंसानों को रहन सहन, चाल ढाल, मान सम्मान किसी चीज की नहीं पड़ी। लेकिन वहीं दाईं तरफ हमें देखिए, हाई सोसाइटी। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन इन दोनों में अगर आप गौर से देखेंगे तो एक चीज हमेशा कॉमन पाओगे, वो है हमारा सर्वाइवल। दोनों ही किस्मत और कुदरत से जूझकर जी रहे हैं। लेफ्ट से राइट तक के एवोल्यूशन में इंसान को 1000 साल लगे, लेकिन चाहे समय कोई भी हो, उनका सर्वाइवल वही था। कुदरत उसके प्रति दयावान तो था ही, लेकिन इंसान को अपनी जगह खुद बनानी थी, या है। तब जाके वो कुदरत से इस धरती पर जीवित रहने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। अब इस सर्वाइवल में एक चीज ऐसी है जिसके अस्तित्व को, या इनफैक्ट यूं कहें कि जिसके महत्व को अगर हम नकारना भी चाहें फिर भी नहीं नकार पाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि वो चीज क्या है? ये वो चीज है जिसे कुदरत ने नहीं बल्कि हमने इजाद किया है अपने सर्वाइवल के लिए। जी हाँ, मैं मनी अर्थात पैसे की बात कर रहा हूं।
ये पैसा ही है जो जिसे चाहे राजा बना दे और जिसे चाहे कंगू तेली। पैसा हमेशा से हमारे बीच नहीं था, इसे हमने अपनी सहूलियत के तौर पर पनपा था और आज यही हमें नचा रहा है। खैर, चलिए आज विचित्र फॉर यू के इस एपिसोड में हम इस बला की जड़ को ढूंढते हैं, यानी कि पैसे के एग्जिस्टेंस की कहानी जानते हैं। पैसा दोस्त, ये पैसा ही है जो अगर देखा जाए तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसके बिना कोई भी अपने रोजमर्रा जिंदगी की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। इनफैक्ट हम पैसे के वजूद को कभी भी किसी और चीज से नहीं तोल सकते और शायद इसी वजह से कुछ लोग अपनों से ज्यादा इस पैसे की कदर करने लगे हैं। आज की इस आधुनिक दुनिया में आप मानो या ना मानो, लेकिन पैसा अगर भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस पैसे की शुरुआत कहां से और कैसे हुई? आखिर इन कागज के टुकड़ों को इतनी ताकत मिली कहां से कि वो आज हमें पैदा करने वाले उस ईश्वर के बराबरी कर रहे हैं? क्यों कुछ लोगों के पास ये जरूरत से ज्यादा होती है तो कुछ लोग इसको पाने के लिए तरसते हैं। शुरुआत में जब मानव आदि मानव काल में था तो उसके लिए उसके जीवन में बस एक ही अहम मुद्दा होता था और वो था उसके पेट की भूख मिटाना, जिसके लिए वो शिकार करता था। अब शिकार करना कहना तो आसान है, लेकिन कभी कभी इंसान खुद शिकार बन जाता था। उसी दौरान ही उसे ये मालूम पड़ा कि उसके इस पेट की भूख को पेड़ पौधे और अनाजों के जरिए भी मिटाया जा सकता है। पेड़ पौधों पर लगने वाले फल और सब्जियां आदि उसके पेट की भूख मिटाने लगी और इस तरह इनके लिए उन्होंने खेती बाड़ी करना सीख लिया। खेती करने के लिए उनका एक जगह रुकना जरूरी था और इस तरह से छोटे छोटे गांव और कस्बों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे सभी लोगों ने अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक अलग अलग चीजों को उत्पादित करना शुरू कर दिया। यानी कुछ लोग फल और सब्जियों का उत्पादन करते थे तो कुछ अनाज का उत्पादन करते थे, जैसे गेहूं, चावल, दाल इत्यादि। वहीं कुछ लोग मांस और मछली का उत्पादन करते थे और जिन लोगों को प्राकृतिक उत्पाद पैदा करना नहीं आता था वो उस वक्त जरूरत के मुताबिक आर्टिफिशियल चीजों का निर्माण करते थे, यानी कि कृत्रिम उत्पाद बनाते थे, जैसे कि घर का फर्नीचर इत्यादि। यानी कि उस वक्त तक इंसान को जैसी जो भी चीजें चाहिए होती थी उसको वो बनाना सीख चुका था और जिन्हें ये सब भी नहीं आता था वो दूसरों की मदद करते थे, जिसके बदले उन्हें जो कुछ भी मिलता था उससे वो अपना गुजारा करते थे। लोगों को सेवक कहा जाता था और ये सेवा का उत्पादन करते थे। जी हाँ दोस्तों, सेवा भी एक बहुत बड़ा उत्पादन है। इनफैक्ट आज दुनिया के सेवा के उत्पाद में भारत अग्रणी है। खैर, उस वक्त तक सभी लोग अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक लेन देन करना सीख चुके थे। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे अगर मछली चाहिए तो वो उस व्यक्ति के पास जाता था जो मछलियां पकड़ता था, और मछली पकड़ने वाले को अगर मिट्टी के बर्तन चाहिए तो उन दोनों के बीच लेन देन होता था। और इसी सिस्टम से पैदा हुआ बार्टर सिस्टम, यानी मछली के बदले मिट्टी का बर्तन, चावल के बदले गेहूं, गेहूं के बदले कपड़े। जिस व्यक्ति को जो भी सामान चाहिए वो उस व्यक्ति के पास जाता था जो उस सामान का निर्माण करता था और वो आपस में अपनी अपनी चीजों को एक्सचेंज करते थे। ये सिस्टम तो सही था, लोग अपनी चीजों के बदले अलग अलग चीजों का लुत्फ उठाते थे, लेकिन इस सिस्टम में कई प्रॉब्लम्स थी, कमियां थी। मिसाल के तौर पर जैसे कि कोई व्यक्ति है जो फर्नीचर का उत्पादन करता है, टेबल कुर्सी बनाता है और उसे चावल की जरूरत है, तो सबसे पहले तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो चावल उत्पादित करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसके पास जाने के बाद उस चावल का उत्पादन करने वाले व्यक्ति को फर्नीचर की भी जरूरत होगी। इस सिस्टम का प्रॉब्लम ही वहीं आता था कि अगर उस चावल वाले व्यक्ति को फर्नीचर नहीं चाहिए तो वो फर्नीचर वाला व्यक्ति चावल किससे लेगा, और मेन बात यह है कि वो खाएगा क्या। इसके अलावा भी इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम थी मेजरमेंट की, यानी मापन की, यानी किस चीज के बदले में दूसरा व्यक्ति कितनी चीज देगा। दोनों का एक्सचेंज किस मेजरमेंट के हिसाब से किया जाना उचित होगा, उनके बीच में किस तरह की तुलना की जाए, इसका कोई एक समान इकाई वहां मौजूद नहीं थी। मिसाल के तौर पर आप इसी फर्नीचर वाले को ही ले लो। अगर इसे फ्रूट चाहिए तो वो जाहिर तौर पर किसी फ्रूट वाले के पास जाएगा, लेकिन वो इसका अनुमान कैसे लगाएगा कि कितने फ्रूट के बदले उसे एक चेयर देगा। और एक चेयर बनाने में जितना समय लगता है, जितनी मेहनत लगती है, फ्रूट का उत्पादन करने में शायद उससे कम लगती हो, शायद उससे ज्यादा भी लगती हो। तो इसका निर्णय कैसे होगा और कौन करेगा, और यह निर्णय किसके हित में होगा? यह निर्णय जिस किसी के भी हित में क्यों ना हो, लेकिन दूसरे पक्ष का निराश होना लाजमी था। इसमें हमेशा एक पक्ष दूसरे पक्ष से घाटे में जाती थी। और अगर हम इस मिसाल के बाहर भी देखें तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कुछ भी नहीं जानते थे और ये दूसरों की मदद करके अपना गुजारा करते थे। उन सेवकों को कैसे उनका मनपसंद चीज मिलता था?
तो इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए उस समय समाज के सभी वर्गों से कुछ प्रमुख और बुद्धिमान व्यक्तियों ने मिलकर आपस में आपसी राय और विचार विमर्श के द्वारा ये फैसला लिया कि सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक इकाई का निर्माण किया जाए, यानी हर एक वस्तु के अलग भाग को खरीदने के लिए एक मूल्य तय किया जाए और मापन के इसी इकाई को हम मुद्रा यानी कि करेंसी कहते हैं। यानी इस मोड़ पर आकर हमने मुद्राओं का निर्माण किया। मुद्रा, करेंसी, ये करेंसीज अलग अलग रूप में बनाई गई थी। कहीं कौड़ियों के द्वारा इसको बनाया गया तो कहीं सिक्के के द्वारा और कहीं नोट बनाया गया। अगर हम आज भी देखें तो ये मुद्राएं परिवर्तनीय हैं, इसे कभी भी किसी रूप में बदला जा सकता है। खैर, यह मुद्रा 4 परिणामों पर निर्भर करता था। उस वस्तु को बनाने में लागत यानी कि खर्चा कितना आता है, फिर उसको बनाने में समय कितना लगता है, उसके निर्माण में कितनी मेहनत लगती है या फिर कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, और चौथा और सबसे अहम पहलू है उपयोगिता, यानी वो वस्तु कितनी उपयोगी है समाज के लिए, लोगों के लिए, उसकी उपयोगिता कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। इन 4 पैमानों के अनुसार ही उस मुद्रा का मूल्य तय किया जाता था। तो इस प्रकार से सभी वस्तुओं को मापन कर उस समय जो भी मुद्रा तैयार की गई हो, उस मुद्रा के अनुसार हर एक वस्तु की एक इकाई को खरीदने के लिए एक फिक्स यानी कि एक निश्चित मूल्य को तय कर दिया गया। मिसाल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति सेब का उत्पादन करता है और 1 किलो सेब की कीमत 20 रुपए तय की गई है, तो इस प्रकार से आगे उसने 10 किलो सेब का उत्पादन किया तो उसे कुल 200 रुपए की मुद्रा जारी कर दी जाएगी। यानी वो व्यक्ति 200 रुपए तक का सामान वो बाजार से खरीद सकता था, क्योंकि उसने समाज में 200 रुपए तक के उत्पादन का सहयोग दिया है। जहां पर लोग अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादित किए हुए सामान को बाजार में या मंडियों में जाकर बेच देते हैं और उसके बदले में मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं और बाद में इस मुद्रा का उपयोग दूसरे सामान को खरीदने में कर सकते हैं, जिसे लेने से कोई मना नहीं करेगा। और इसी तरह यहाँ पर बार्टर से होने वाली उन सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब चलिए जानते हैं भारत में इन मुद्राओं की शुरुआत कैसे और कब हुई। दोस्तों, मुद्राओं के आदान प्रदान की शुरुआत इस पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत में हुई थी, जिसमें चीनी और लाइडियंस हमारे साथ थे। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के जैसे पुरानास, करपशांस या पन्ना को 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत के जनपदों और महाजनपदों यानी रिपब्लिक किंगडम्स द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें गंधारा, कुंटाला, कुरु, पंचाला, शाक्य और सौराष्ट्र जैसे राज्य मौजूद थे। ये राज्य अपने सिक्के खुद बनाया करते थे। मौर्य साम्राज्य के आगमन के साथ ही उन्होंने अपने सिक्कों को शाही निशान के साथ चिन्हित किया। चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख थे, उन्होंने इन सिक्कों को अपने अर्थशास्त्र ट्रीटाइज में कैरेक्टराइज किया था, जिसके अनुसार रुपया रूपा जो चांदी का ग्रह था, स्वर्ण रूपा जो सोने का ग्रह था, ताम्र रूपा जो तांबे का ग्रह था और सीसा रूपा जो लीड का बना था, उनके द्वारा बनाए गए सिक्कों के नाम थे। मौर्यों के बाद आए इंडो ग्रीक कुशन राजाओं ने सिक्कों पर प्रोटेड हेड्स को इनग्रेव करने वाली यूनानी रिवाज की शुरुआत की। कुशन के बनाए इन सिक्कों में अपनी एक तरफ उनके राजा की तस्वीर दिखाई देती थी, वहीं दूसरी तरफ उस राजा के इष्ट देवता दिखाई देते थे। इस रिवाज को 800 सालों तक पालन किया गया। कुशन राज्य के द्वारा बनाए गए इन सिक्कों ने बड़ी संख्या में कई जनजातियों, राजवंशों और राजाओं को भी प्रभावित किया, जिन्होंने धीरे धीरे अपने खुद के सिक्के जारी करना शुरू कर दिए। गुप्त साम्राज्य ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्कों का उत्पादन किया, जिसमें गुप्त राजाओं ने विभिन्न अनुष्ठानों का प्रदर्शन किया। 12वीं शताब्दी ईस्वी तक दिल्ली के तुर्की सुल्तानों ने भारतीय राजाओं की शाही डिजाइन को इस्लामी सुलह के साथ बदल दिया था। मुद्रा जो सोने, चांदी और तांबे में बनती थी, अब तांका के रूप में संदर्भित की जाने लगी, जिसमें सबसे कम मूल्यांकन सिक्के जित्तल कहलाते हैं। दिल्ली सल्तनत ने विभिन्न मूल्यों के सिक्के जारी करके मॉनेटरी सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करना चाहा, लेकिन रुपए के विकास में डिफाइनिंग मोमेंट तब आया जब हुमायूं के हारने के बाद शेरशाह सूरी ने एक न्यू सिविक और सैन्य प्रशासन स्थापित किया। उन्होंने चांदी का एक सिक्का जारी किया, जिसका वजन 178 ग्राम था। इस सिक्के को रुपए कहा जाता था और इसे 40 तांबे के टुकड़ों या पैसे में विभाजित किया जाता था। शेष मुगल के दौरान इसी चांदी के सिक्के के लोग उपयोग करते थे। जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 के दशक में भारत में खुद को स्थापित किया, तब तक शेरशाह का रुपया पहले से ही देश में लोकप्रिय मानक मुद्रा बन चुकी थी। गोरों ने भारत में अपने स्टर्लिंग पाउंड को लागू करने के कई प्रयास किए, लेकिन इसके बावजूद रुपए की लोकप्रियता में वृद्धि हुई और इसे दूसरी ब्रिटिश कॉलोनीज में भी एक्सपोर्ट किया जाने लगा।
1717 में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट फर्रुखसियार से बॉम्बे मिंट पर मुगल धन से सिक्का चलाने की अनुमति ली। गोरों के बनाए इन सिक्कों को कैरोलिना, एंजेलिना, कपरूना और टिनी के नाम से जाना जाता था। यहाँ कैरोलिना सोने के सिक्कों को कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को एंजेलिना, कपरोन सिक्के तांबे के बने होते थे और टिन के सिक्कों को टिनी कहा जाता था। पेपर मनी पहली बार ब्रिटिश भारत में 18वीं शताब्दी में जारी की गई थी, जिसमें ब्रिटिश ऑफ हिंदुस्तान, बंगाल की जनरल बैंक और बंगाल बैंक भारत के वो पहले बैंक बन गए जो कागजी मुद्रा जारी करते हैं। भारत में सबसे पुराना सर्वाइविंग बैंक नोट बैंक ऑफ बंगाल द्वारा जारी किया गया था। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक 250 सिक्का रुपए का नोट है, जिसे 3 सितंबर 1812 को लॉन्च किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने रुपए को कॉलोनियल भारत की आधिकारिक मुद्रा बना दी, जिस पर नेटिव डिजाइन की जगह किंग जॉर्ज 6 की पोर्ट्रेट ने ले ली। 1862 में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में बैंक नोट और सिक्कों की विक्टोरिया पोर्ट्रेट श्रृंखला जारी की गई, जिसे बाद में कई सम्राटों ने इसका पालन किया। जनवरी 1938 में आरबीआई द्वारा जारी किया गया पहला पेपर मुद्रा किंग जॉर्ज 6 के चित्र वाला एक 5 रुपए का नोट था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत का मॉनेटरी सिस्टम यानी कि मौद्रिक प्रणाली कुछ समय के लिए अपरिवर्तित रही, जिसमें 1 रुपया 64 पैसे का था। स्वतंत्र भारत द्वारा मुद्रित पहला नोट 1 रुपए का नोट था। 15 अगस्त 1950 को एक नए आना प्रणाली की शुरुआत की गई। भारतीय गणराज्य का पहला सिक्का, जिसमें ब्रिटिश राजा के चित्र को बदलकर अशोक के लायन कैपिटल ऑफ सम्राट को इंक्रेव किया गया और 1 रुपए के सिक्के पर बाघ के शीश को मकई के गुत्थे के साथ बदल दिया गया। अब 1 रुपया 16 आने का बन चुका था। 1955 का इंडियन कॉइनेज एक्ट, जो 1 अप्रैल 1957 को लागू हुआ था, उसने एक डेसिमल सीरीज को इंट्रोड्यूस किया। रुपए को अब 16 साल या 64 पैसे के बजाय 100 पैसों में विभाजित कर दिया गया। इन सिक्कों को शुरुआती दौर में नए पैसे कहे जाते थे, ताकि उन्हें पिछले सिक्कों से अलग किया जा सके। अब इन नए सिक्कों की कारीगरी देखिए। देश में अंधों की सहायता करने के लिए प्रत्येक सिक्के के अलग अलग आकृतियां होती थी। गोल सिक्का यानी 1 नया पैसा, स्कॉल्ब्रेज यानी 2 पैसा, चौकोर यानी 5 पैसा और बड़ा स्कॉल्ब्रेज यानी 10 पैसा। इसके अलावा आजादी से पहले भारतीय मुद्रा चांदी के मुकाबले आंकी गई थी। 1959 में 10 रुपए और 100 रुपए के नोटों पर एक स्पेशल इशू को मद्देनजर रखते हुए भारतीय हज यात्रियों की यात्रा के समर्थन में भारत सरकार ने हज शब्द को उन नोट्स पर इंस्क्राइब किया। 1969 में महात्मा गांधी बर्थ सैनिटरी कॉमेमोरेटिव इशू रिलीज हुआ। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला अब तक का एकमात्र कॉमेमोरेटिव नोट था। बाद में 1996 के नोटों में द महात्मा गांधी सीरीज को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें नोटों पर कई प्रोमिनेंट फीचर्स को इंस्क्राइब किए गए, जैसे कि चेंज्ड वाटरमार्क्स, विंडोड सिक्योरिटी थ्रेड्स, लेटेंट इमेजेस और विजुअली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए इंटेग्रिलियो फीचर्स। इन नोटों को एमजी सीरीज के तहत फिर से 2005 में अपडेट किया गया विथ मोर एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स इन इट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2016 के डिमोनेटाइजेशन से आप सभी लोग भली भांति वाकिफ होंगे। 8 नवंबर 2016 में भारत सरकार ने महात्मा गांधी सीरीज के सभी 500 रुपए और 1000 रुपए के बैंक नोटों के डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की और नए 500 और 2000 के नोटों को इशू किया इन एक्सचेंज ऑफ डिमोनेटाइज्ड बैंक नोट्स। तो दोस्तों, ये था एवोल्यूशन पैसे का। कैसे ये इजाद हुआ, किस हालत में इसे कितनी पावर्स मिली, क्यों ये आज कुदरत के दिए हमारे जीवन में ये कुदरत से भी ज्यादा महत्व रखता है, और आज ये जिस दिशा में जा रहा है, क्या ये आने वाले वक्त में हमें अपने अधीन कर लेगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।